गुड मॉर्निंग क्लास 12th। समकालीन दक्षिण एशिया में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र का क्या महत्व है विश्व की राजनीति में और इन क्षेत्रीय राजनीति में। दूसरी चीज़, दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से सदस्य देश प्रमुख रूप से आ रहे हैं, उनकी घरेलू राजनीति उन देशों की क्या है। इसलिए क्योंकि जो इन देशों की घरेलू राजनीति है वो विश्व में जो अन्य देशों से जो संबंध हैं इनके, उस पर भी प्रभाव डालती है। और इसके अलावा हम लोग जो दक्षिण एशिया की अपनी विशिष्टताएं हैं कि क्या चीज़ दक्षिण एशिया को शेष विश्व से अलग करती है, इसे जान चुके हैं। आज हम लोग भारत के इन पड़ोसी देशों से, जो प्रमुख पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंधों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भारत का सर्वप्रमुख पड़ोसी देश है, भारत पाकिस्तान, उनके बीच विवाद के और सहयोग के कौन से बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु। पहले विवाद के बिंदु पढ़ लीजिए। सबसे पहला विवाद है कश्मीर विवाद। भारत का जब विभाजन हुआ तो जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देशी रियासतें हैं, उन्हें इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि जो देशी रियासतों के शासक हैं वो इस बात को चयन करें कि उन्हें भारत पाकिस्तान में से किस में विलय होना है अथवा उन्हें स्वतंत्र रहना है। पाकिस्तान ने राजा के निर्णय का इंतज़ार ना करते हुए कश्मीर में अपनी सेना 1947 में 48 में भेज दी, जिसे कबाली आक्रमण कहा जाता है। और उस आक्रमण से बचने के लिए और उसके बाद राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे तत्कालीन, उन्होंने कश्मीर का भारत में विलय कर लिया। ठीक है, तो इस तरह कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन जो आक्रमण पाकिस्तान ने किया था उसमें काफ़ी हिस्सा जो कश्मीर का है, जिसे आजकल हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे अभी भी जो है कश्मीर पाकिस्तान की सेनाएं वहीं पे स्थिर हो गई, क्योंकि कश्मीर का विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार जो है दोनों सेनाएं जहां जिस जगह थी उनको वहीं पे स्थिर कर दिया गया। तो इस प्रकार कश्मीर का एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर जो है कहलाता है, वहाँ अभी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो ये एक परमानेंट विवाद का बिंदु भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। दूसरा जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। पहाड़ पर ऊंचा, ये जो सबसे ऊंचा स्थान है, ये सैनिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो जिसकी भी सेना यहाँ पर तैनात होगी वो एक तरह से लाभ की स्थिति में रहेगा अगर युद्ध होता है तो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के नियंत्रण क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान उस पर अपना दावा करता रहा है। अगला विवाद है भारत में अलगाववादियों को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद। पाकिस्तान की यह हमेशा प्रयास रहा है कि खासकर कश्मीर और अब पूर्वोत्तर राज्यों में भी पाकिस्तान जो है भारत में आतंकवादी संगठनों को और ऐसे जो असंतुष्ट ग्रुप हैं उन्हें भारत से अलग होने के लिए, भारत के प्रति विद्रोह करने के लिए उकसाता रहा है। इसके लिए उन्हें पूरी ट्रेनिंग कैंप लगा के ट्रेनिंग देता है और पैसे से, धन से, हथियारों से उनकी मदद भी करता है। तो ये भी विवाद का बहुत ही प्रमुख बिंदु है। अगली चीज़ है भारत विरोधी गतिविधियों, विशेषकर पूर्वोत्तर में प्रोत्साहन। अगर आपने उड़ी फिल्म जिन्होंने देखी हो तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पूर्वोत्तर के राज्य से ही होती है और उसकी बाद में जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि इसके तार जाके पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य मतलब जो भारत का असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, ये वाला एरिया है, वहाँ पर भी जो कुछ अलगाववादी गतिविधियां हैं या जो कुछ असंतुष्ट ग्रुप हैं, पाकिस्तान उन्हें मदद देकर उकसाता रहता है कि वो निरंतर भारत सरकार के, भारत शासन के विरुद्ध गतिविधियां करते रहें।
अगली चीज़ है नदी जल बंटवारे पर विवाद। जो सिंधु नदी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग, जो इंडस रिवर है वो और इसके अलावा जो बाकी नदियां हिमालय से निकलने वाली सतलज, ब्यास, ये सब नदियां, झेलम, रावी, चिनाब, तो इन सब नदियों को वो जो है कितना पानी भारत में रहेगा, कितना पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा, इसको लेकर जो है बंटवारे, इसको लेकर जो विवाद था उस पर सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ, वो अभी भी कायम है। अगली चीज़ है कच्छ का रण और सरक्रीक रेखा पर विवाद। ये गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में एक दलदली इलाका है कच्छ का रण, और वहाँ पर जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा जो तय करती है रेखा, उसे सरक्रीक रेखा कहते हैं। पाकिस्तान इस सीमा को मानने से इनकार करता है। तो एक्चुअली कच्छ का रण जो है वो दलदली इलाका है, कोई बहुत उपजाऊ ज़मीन वो नहीं है, लेकिन भारत के लिए सामरिक रूप से और जो कच्छ के रण से गुजरात की सीमा से लगा जो समुद्री इलाका है अरब सागर का, उस पे भारत के नियंत्रण के लिए ये एरिया कच्छ का रन ऑफ कच्छ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये महत्वपूर्ण है और भारत जो है इसे अपने कब्ज़े से जाने नहीं देना चाहता। अगली चीज़ है आर्थिक रूप से असहयोग। पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत से असहयोग की नीति अपनाता रहा है, जबकि यह दोनों ही देश एक जैसी समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान आपस में सहयोग ना कर पाकिस्तान हमेशा एक होस्टाइल नीति भारत के प्रति अपनाता रहा है, जिसके दो नुकसान हैं। एक तो कि जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना है दक्षिण एशिया का, जिसको आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, सार्क, वो सफल नहीं हो पा रहा, और दूसरी चीज़ ज़्यादातर जो आर्थिक संसाधन हैं वो दोनों ही देशों को अपने रक्षा बजट में अपने सेना पर देने पड़ते हैं। अगली चीज़ है परमाणु शस्त्रों की होड़। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु शस्त्रों का परीक्षण किया, और इस प्रकार दक्षिण एशिया में दो परमाणु शक्ति संपन्न देश मौजूद हैं, और ये दोनों ही देशों में विवाद अत्यधिक है, संघर्ष अत्यधिक है। तो इसलिए दोनों ही देश अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पे लगे हुए हैं, और इस प्रकार जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र परमाणु शस्त्रों के कंपटीशन का क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी संघर्ष और तनाव की स्थिति है। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख बिंदु थे। सहयोग की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? भारत पाकिस्तान के बीच कई बार 1947 से लेकर आज तक लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरें, क्योंकि यदि पड़ोसी देश से संबंध सुधर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तनाव ख़त्म हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा संसाधन जो संघर्ष के लिए लगाना पड़ता है वो डेवलपिंग वर्क्स के लिए, विकास के कार्यों के लिए यूज़ हो सकेगा। सहयोग क्यों संभव है? पहला, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से गहरा जुड़ाव। भारत से ही कटकर पाकिस्तान बना है। जो भारत का बंगाल का इलाका और पंजाब का इलाका था, वही अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका है। तो इस प्रकार पहले ये भारत का ही हिस्सा थे, सिर्फ राजनीतिक रूप से इनका विभाजन हो गया। भाषा, बोली, रहन सहन सभी जो है वो भारत पाकिस्तान से एकदम जुड़ा हुआ है। इसी का उदाहरण आप ले सकते हैं पीपल्स टू पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट, या जिसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। खासकर जो राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान से भारत में आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। इसी तरीके से भारत के जितने एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ की जो मूवीज़ हैं वो पाकिस्तान में भी उतनी ही पॉपुलर हैं। तो इस प्रकार जो है काफ़ी जो है जुड़ाव सामाजिक रूप से लोगों से है। अगली चीज़ है आर्थिक विकास में सहयोग की काफ़ी संभावनाएं हैं, यदि हम लोग लड़ना छोड़कर
मजबूती से एक क्षेत्र के रूप में, जिस प्रकार आसियान के देश एक क्षेत्र के रूप में बाकी देश के लिए खड़े हो गए हैं, बाकी विश्व के लिए, उसी प्रकार यदि एक क्षेत्र के रूप में ये दक्षिण एशिया के देश भी खड़े हो जाएं तो बाकी विश्व से बार्गेनिंग करने, अपने विकास के लिए सौदेबाजी करने में एक मजबूत ताकत हो सकती है। अगली चीज़, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अच्छे संबंधों के लिए अपरिहार्य। यदि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहनी है और विश्व में परमाणु शस्त्रों की होड़ रोकनी है तो दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता, और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का मेन मतलब है भारत और पाकिस्तान में संघर्षों में कमी और शांति को बढ़ावा देना ज़रूरी है। तो यदि भारत पाकिस्तान के संबंधों को पूछा जाए या उसके विवादों को पूछा जाए तो आप इन्हीं बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, पहले विवाद के बिंदु और उसके बाद सहयोग की संभावनाएं। ये आपका पेज नंबर 73 पर भारत पाकिस्तान संघर्ष में और इसके बाद के पेज पर दिया हुआ है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सारे बिंदुओं को याद करेंगे। पाकिस्तान के बाद भारत का जो अगला प्रमुख पड़ोसी देश है जिससे भारत के संबंधों को पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है जो संबंध, वो है बांग्लादेश, जिसे आप जान चुके हैं। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में भारत की मदद से ही जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इनके बीच जो विवाद के प्रमुख मतभेदों के जो प्रमुख बिंदु हैं वो यहाँ पर आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ भारत में अवैध आप्रवास, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए रास्ता ना देना और प्राकृतिक गैस का निर्यात न कर, जो म्यांमार से होके पाइपलाइन आनी है उसको बांग्लादेश द्वारा रास्ता ना देना, उसको इनकार करना। इसके अलावा नदी जल की जो हिस्सेदारी है उस पर विवाद है और जो भारत में अलगाववादी गतिविधियां हैं, भारत विरोधी गतिविधियों, उसमें बांग्लादेश को द्वारा उस पर प्रश्रय देना, ये और चीन का एंगल, ये सब बांग्लादेश भारत के संबंधों के प्रमुख बिंदु हैं। ये यहाँ पर उसी को बिंदुवार लिखा है। पहला है नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद। जो प्रमुख दो नदियाँ हैं भारत की, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो भारत से बहते हुए बांग्लादेश में जाती हैं और बांग्लादेश के ज़रिए वो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसमें कितना जल जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, कितना जल भारत में रहेगा, कितना जल उस बांग्लादेश को मिलेगा, इसको लेकर विवाद होता रहा है। इसके दो पहलू हैं। जब गर्मी का सीज़न होता है उस वक्त बांग्लादेश की ये डिमांड रहती है कि भारत जो है उसे अधिक पानी छोड़े बांध से, और मानसून के समय या जब बाढ़ की स्थिति होती है तब बांग्लादेश का तथ्य है कि भारत कम पानी छोड़े, नहीं तो बांग्लादेश में बाढ़ आती है। तो इस प्रकार नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद होते रहते हैं। जो बांध बना है जिससे जो बंटवारे के लिए फरक्का बांध, वो गंगा नदी के बंटवारे के लिए गंगा नदी के जल के बंटवारे के लिए ये बांध जो बना हुआ है, या देखिए आपको जानना है। अगली चीज़ है चकमा शरणार्थी व रोहिंग्या समस्या, या इसे एक शब्द में कहें तो अवैध आप्रवासन, इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या। जो बांग्लादेश से रोज़गार के तलाश में या ऐसे लोग जो वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, वो सब चुपचाप या अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे, चूँकि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से कोई अंतर नहीं है, तो धीरे धीरे ये लोग एक बार सीमा के अंदर आने के बाद भारतीय लोगों से घुल मिल जाते हैं और ज़्यादातर ये
जो भारत के पूर्वोत्तर इलाके हैं, भारत के पूर्वोत्तर इलाके, पश्चिम बंगाल आज जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उधर त्रिपुरा, तो इन सब में जो है वो इन सब जगहों पे वो अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहाँ पे नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। किसी प्रकार राशन कार्ड बनवा लिया या वोटर कार्ड बनवा लिया और फिर वो अवैध रूप से भारत के नागरिक भी बन जाते हैं। तो इस चीज़ को भारत चाहता है कि बांग्लादेश रोके। ये भी एक विवाद का बिंदु है। इसी के साथ जो वर्तमान समय में एक समस्या और है, जिसको आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, रोहिंग्या समस्या। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, रोहिंग्या समस्या वो भारत बांग्लादेश से जुड़ी है। ये रोहिंग्या मूल रूप से म्यांमार, जो पहले बर्मा कहा जाता था, वहाँ के निवासी हैं, लेकिन वहाँ की सैनिक सरकार द्वारा वहाँ पे ये अल्पसंख्यक हैं और वहाँ पे प्रताड़ना के शिकार हैं। इनको कोई प्रोटेक्शन, कोई राइट्स वहाँ की म्यांमार की सरकार से नहीं मिला है, तो वहाँ से ये लोग भागना चाहते हैं। तो भाग के बांग्लादेश से आते हैं और बांग्लादेश के रास्ते और चूँकि बांग्लादेश भी इन्हें अपने यहाँ नहीं रखना चाहता क्योंकि उसके संसाधनों पर बोझ है, तो धीरे धीरे ये लोग अब क्या कहते हैं, रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते होकर भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। और भारत में एक बार अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद जो भारत के विभिन्न अन्य भाग हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल या असम में, इनमें तो प्रवेश कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो भारत का शेष भारत है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, वहाँ भी ये जो है बसते जा रहे हैं। तो इस तरह से एक जो प्रवृत्ति है कि अवैध रूप से घुस आना और फिर भारत की नागरिकता ले लेना, ये क्योंकि इनको पहचानना मुश्किल है, तो ये जो है विवाद का प्रमुख बिंदु है। और चूँकि बांग्लादेश की सरकार इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करती, जबकि भगाने का प्रयास करती कि हमारे यहाँ से चले जाएं, तो इससे क्या हो रहा है कि भारत के जो बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य हैं उनमें काफ़ी असंतोष उत्पन्न हो रहा है। ये लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और जो बाकी वहाँ की जनसंख्या है उत्तर पूर्व की भारत की, उसे विभिन्न रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ है अनिश्चित सीमा। अभी बहुत ज़्यादा जो सीमा रेखा है उसमें अभी भी पोरस बाउंड्री है, एकदम डिमार्केशन नहीं हुआ है कि ये भारत है, ये बांग्लादेश है। तो इस कारण जो है झड़पें होती रहती हैं, संघर्ष होते रहते हैं। अगली चीज़ है इस्लामिक कट्टरपंथी रुझान। आप सब देख चुके हैं कि यद्यपि जब बांग्लादेश का निर्माण जो है वो भारत की ही मदद से हुआ, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई और उसके बाद वहाँ भी वही सैनिक तानाशाही शासन और इस्लामिक धर्म का जो है कट्टरपंथ वो उदय हो गया और वो गुट जो है वो बांग्लादेश के शासन पर हावी हो गया। तो इस प्रकार जो है ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ है ये भारत के जो धर्मनिरपेक्ष जो ताना बाना है उसे नुकसान पहुंचाता रहा है। अगली चीज़ है 3 बीघा गलियारा की समस्या। ये एक जगह है जो बांग्लादेश को अब लीज पर दे दी गई है और इस समस्या का निपटारा कर दिया गया है। अगला है भारत के उत्तर पूर्व राज्यों हेतु पारगमन का रास्ता। आप भारत का मैप देखिए तो भारत का जो उत्तर पूर्व का जो जितने राज्य हैं, उत्तर पूर्व मतलब आसाम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तो ये जितने हैं वो भारत के शेष भारत से एक बहुत छोटे ज़मीन के टुकड़े जो सिक्किम है उससे जुड़े हुए हैं, जिसे चिकन नेक कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये उससे उतना ही हिस्सा जो है ज़मीन के माध्यम से इन उत्तर पूर्व राज्यों का भारत से जुड़ा हुआ है और बाकी जो शेष ज़मीन का हिस्सा था वो बंटवारे में बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। तो भारत की एक नेचुरल मांग रही है कि कम से कम हमें जो नॉर्थ ईस्ट से बेहतर संपर्क के लिए, चाहे वो सेना के आवागमन के लिए हो या अन्य संसाधनों के, हमें एक रास्ता दे दे जिससे हम नॉर्थ ईस्ट में आसानी से संपर्क
कर सकें, लेकिन बांग्लादेश उस पर राज़ी नहीं हुआ है। इसके अलावा जो नदी जल के अलावा जो और संसाधन है, जैसे नेचुरल गैस है और बाकी चीज़ें हैं जो बंगाल की खाड़ी में जिसका दोहन होता है, तो उसमें बांग्लादेश ये आरोप लगाता रहा है कि भारत अपने हिस्से से अधिक उसका दोहन करता रहा है। ठीक है। इसके अलावा भारत की तरफ से ये समस्या है, ये भारत का प्रॉब्लम ये है कि वो म्यांमार से लेकर भारत के लिए एक प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन लाना चाहता है, जिससे भारत में नेचुरल गैस की आबाद आपूर्ति हो सके, लेकिन बांग्लादेश अपनी देश की सीमा से उस पाइपलाइन को गुजरने नहीं देना चाहता। इस प्रकार ये भारत के जो आर्थिक विकास है उसे अवरुद्ध करता है। तो ये सब भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के प्रमुख बिंदु हैं। सहयोग के क्या बिंदु हैं? इतना होने के बावजूद भी जो भारत की लुक ईस्ट नीति है, पूरब से जो संपर्क बढ़ाने की जो नीति है, उसमें बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इसके अलावा जो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उसमें भारत और बांग्लादेश दोनों सहभागी सदस्य हैं, जैसे सार्क है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है। अगली चीज़ पर्यावरण, ऊर्जा, आर्थिक, अंतरिक्ष मुद्दों पर सहयोग। जो इतने विकास के जितने मुद्दे हैं, उन सब में भारत और बांग्लादेश निरंतर सहयोग कर रहे हैं। अगली चीज़ है आतंकवाद को रोकने में सहयोग। जो बांग्लादेश की सरकार है वो भी ये प्रयास कर रही है कि सूचना के ज़रिए या अन्य जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन्हें रोका जाए। भारत हमेशा बांग्लादेश से ये सहयोग की अपेक्षा करता रहा है। अगली चीज़ है मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी रोकने में सहयोग। चूँकि बाउंड्री सीमा अभी पोरस है, बहुत ज़्यादा पोरस का मतलब कि मिली जुली है, बहुत एकदम से कोई स्ट्रिक्ट दीवार नहीं खींची हुई है, तो अवैध रूप से अप्रवास लोगों और सामानों का आना जाना सुगम है। तो इसी के द्वारा जो है मानवों की और हथियारों की जो है स्मगलिंग का मतलब ऐसा सामानों का आदान प्रदान जिसका लेखा जोखा नहीं है, चोरी छुपे लाना। तो मानवों की भी खरीद फरोख्त, लोगों की भी खरीद फरोख्त होती है, और हथियारों की या अन्य सामानों की। तो इन सब को रोकने में दोनों देशों में सहयोग आवश्यक है। तो ये भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के और सहयोग के बिंदु आपने जान लिए। जैसा पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया है कि भारत बांग्लादेश के बीच विवाद के 2 बिंदु बताइए और सहयोग के 2 बिंदु बताइए। तो इन्हीं में से कोई 2 आप पॉइंट्स याद करेंगे और उसे लिख देंगे।